हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली डिफरेंशिएशन के जो बेसिक मेथड्स हैं वो लास्ट चैप्टर पर कवर अप करने के बाद आज हम लोग कंसेप्ट्स में कुछ और एडिशन करेंगे। और आज जो कंसेप्ट्स हम लोग एडिशन करेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ स्लोप एज वेल एज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हमें तीन कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। कंसेप्ट्स ऑफ स्लोप, फिर उसके बाद फॉलोड बाय कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। अगेन बहुत यूजफुल टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब वो टॉपिक्स में आते जाएंगे, जब वो कंसेप्ट टॉपिक में आते जाएंगे, आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से हम उसे फिजिक्स में यूज करते हैं, बट अभी हमें इसे मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से कंसिडर करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन या बेसिक मीनिंग ऑफ स्लोप। अभी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ स्लोप से। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। और प्रोबेबली आप लोगों ने नाइन्थ या टेंथ क्लास में बेसिक लेवल पर स्ट्रेट लाइन का स्लोप स्टडी किया होगा, राइट? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। क्या आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा है नाइन्थ या टेंथ क्लास में? गुड, चलिए फिर भी हम एक बार पूरा डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा डिस्कशन करेंगे स्लोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है। चलो उसको एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं, राइट? इसे हम एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम लोग एक इंक्लाइन क्रिएट करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन क्रिएट करते हैं। इंक्लाइन प्लेन कैसे क्रिएट करेंगे? ये यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वेज रख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को प्लेस करता हूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पर्सन है, या सपोज हम व्हीकल रख देते हैं, चलो यहाँ पर हम एक व्हीकल प्लेस कर देते हैं। लेट अस प्लेस अ व्हीकल ओवर हियर। तो आपको फील हो रहा है कि ये जो व्हीकल है ये स्लोप में अपवर्ड्स मूव कर रहा है, इसे स्लोप फील होगा, राइट? इस व्हीकल को स्लोप फील होगा। सो अब मैथमेटिकली अगर हमें डिफाइन करना है, सपोज कोई पर्सन ग्राउंड के फ्रेम में है, सपोज दैट इज अ पर्सन, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड के फ्रेम में है, और ये डिफाइन करना चाहता है इसका स्लोप कितना होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जितने कम लेंथ ऑफ बेस के लिए, जितने कम बेस की लेंथ के लिए इसका वो एक काम करते हैं, ए बोल देते हैं। जितनी बेस लेंथ कम होगी और जितनी हाइट ज़्यादा होगी, क्या मैं बोल दूं कि स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा? ए को जितना कम से कम करोगे, ट्रायंगल का जो बेस है उस जितना कम से कम होगा और हाइट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, स्लोप उतना ज़्यादा होगा। या फिर सेम बेस के लिए भी देखो क्या होगा, सेम सॉरी सेम हाइट के लिए भी देखो, अगर बेस छोटा कर दूंगा तो एक देखो नया स्लोप बन जाएगा, ये नया स्लोप ज़्यादा स्टीप है, राइट? कम बेस में अगर सेम हाइट भी रखता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा स्लोप बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होती है कि इस केस में ये जो पर्सन है वो स्लोप को कैसे डिफाइन करेगा? स्लोप को डिफाइन करेगा, स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय एम इज द रेशियो ऑफ बी बाय ए। बी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ए जितना कम से कम होगा। इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जिस पे ये व्हीकल क्लाइम कर रहा है, उस लाइन का स्लोप हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करेंगे, राइट? तो स्लोप मैक्सिमम होने की कंडीशन होगी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होना और बेस कम से कम होना। पर वी ऑल्सो नो कि बी बाई ए इज मैथमेटिकली इक्वल टू टेन थीटा। और यही रीज़न होता है कि जब हम स्लोप की बात करते हैं, यही रीज़न होता है कि जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली, स्लोप इज डिफाइंड एज m that is b by a which is equal to tan थीटा। अभी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप की भी बात करेंगे,
बट पहले आपको एक बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ, राइट? स्लोप इज b बाय a, दैट इज tan थीटा। चलिए, अब इसके बाद ये, चलो पहले तो नोट कर लो, पहले एक एक चीज नोट करते आते हैं। पहले से भी ये स्लोप की हेडिंग, मेन हेडिंग, स्लोप की हेडिंग, फिर हम एक एक पॉइंट्स बताते आएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक पॉइंट हमें ऐड करना है। चलिए, अब इसी तरह से अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज हमारे पास अब एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सो डिफाइन कैसे करेंगे? आपको मीनिंग तो समझ में आ गया है, वाई बाय एक्स। थोड़ा और एलेबरेट वे में अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो देखो, सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई प्लेन, और सपोज हमारे पास यहाँ एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन को कुछ नाम दे देते हैं। स्ट्रेट लाइन का नाम है ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। आगे जाकर आपको इसको एक्सटेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। कब तक एक्सटेंड करते हैं? जब तक ये एक्स एक्सिस को कट ना कर ले। देखो, अब इसने एक्स एक्सिस को कट कर लिया, राइट? एक्सटेंड करने पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। फिर हम लोग फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक बार ये एंगल पता चल गया तो फिर हम इस लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा, विच इज रिप्रेजेंटेड अगेन बाय एम। एम हो जाएगा एम ए बी, इसको एम ए बी लिखेंगे। एम ए बी मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एम सबस्क्रिप्ट ए बी। यहाँ पर थीटा क्या है? वेर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। पर अब एक चीज आप रियलाइज करो कि आपको लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। आपको लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत ही क्या थी? आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर देते। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर देते तो भी हमारा काम हो जाता। तो अगली बार से हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, राइट? अब अगली बार से हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, ऑल्दो जो टेक्निकल मेथड होता है इट इज की टू एक्सटेंड द लाइन और उसके बाद एंगल फाइंड करेंगे। बट अब इतना भी क्यों करना? देखो, ये लाइन हमें सिर्फ यहाँ तक दी हुई है, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको मैं एक्स प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है? इसको मैं एक्स प्राइम बोल देता हूँ। उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे? सिंपली आप ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे, और वही एंगल का जो tan थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब देखो मैं आपको ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, हाँ नोट करवाऊंगा अभी मैं, एक मिनट नोट करवाऊंगा आपको। मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, इससे अब आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि
इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन हमने किस कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करी। जैसे एग्ज़ाम्पल, सपोज़ ये लाइन ड्रॉ करी है हमने। इस लाइन के लिए भी हम क्या करेंगे? यही पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन है, यही पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन है और इस पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज़ सेंस में जो एंगल बन रहा है वो ये थीटा होगा, ठीक है? अब अगर सपोज़ लाइन गलती से हमने सेकंड क्वाड्रेंट में बना दी तो क्या रूल्स चेंज हो जाएँगे? नहीं, जैसे सपोज़ हमने लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दी, लाइन अब सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करिए, तब भी आपकी पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन तो वही होगी। पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन तो यही है और आपको अगेन मेजर तो यही एंगल करना है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉज़िटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज़ ऑर्डर। पॉज़िटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन आपको ये मेजर करना है और उससे आपको टैन थीटा मिलेगा, ठीक है? चलिए पहले ये नोट करो, फिर हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे। ये स्लोप की डेफिनेशन है, स्लोप को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। स्लोप को डिफाइन करते हैं tan थीटा वेयर थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। ये स्लोप की बेसिक डेफिनेशन है कि स्लोप किसी भी लाइन का किस तरह से डिफाइन किया जाता है। चलिए, अब ये देखो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है। सपोज़ अब लाइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती। सिमिलरली देखो ये लाइन जो है ना, इसका स्लोप भी वैसे ही डिफाइन करेंगे, एंगल मेड बाय द गिवन लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक्चुअली होता क्या है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। देखो मैं आपको पहले एक बार टेक्निकली कंसेप्ट समझा देता हूँ
क्या होता है, अगर लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है तो भी हम सेम रूल फॉलो करते हैं कि लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है देन ऑल्सो वी एक्स्ट्रापोलेट द लाइन। देखो हमने लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करा, ये लाइन एक्स्ट्रापोलेट हुई। फिर फाइनली व्हाट वी विल फाइंड, एंगल मेड बाय द गिवन लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ये देखो ये एंगल है, पर इतना कुछ करने की जरूरत ही क्यों है, ये एंगल तो सेम होगा। किससे सिमिलर होगा, आप तो डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाओ। जो एंगल मिल रहा है ये वही एंगल होगा, एंगल में कोई चेंज तो आएगा नहीं, राइट। तो आपको इस लाइन का स्लोप डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हमेशा हमेशा लाइन चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपको सेम रूल फॉलो करना है। आपको फाइंड करना है एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो एक ही होती है। सपोज कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो वो क्या बोलेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आगे है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो एक ही होती है, और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर भी एक ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी एक ही होती है, राइट। तो किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये चारों लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हाँ एंगल अलग अलग हो सकता है, थीटा 1, थीटा 2, 3, ये सब अलग अलग एंगल हो सकते हैं। अलग अलग लाइन है, हो सकता है अलग अलग एंगल फॉर्म करे। सेम एंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, अगर चारों लाइंस पैरेलल होती, चारों लाइंस अगर पैरेलल होती तो सेम एंगल फॉर्म होता, राइट। बट डजेंट मैटर कि किस क्वाड्रेंट में लाइन है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट रियली मैटर्स इज कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल फॉर्म होता है। इस तरह से हमें एंगल मेजर करना है। तो ये डायग्राम बना लो रेफरेंस के लिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि एंगल्स कैसे फॉर्म करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जितने भी एंगल्स हैं इन सब एंगल्स का जब मैं टेन थीटा फाइंड करूंगा, देखो ये जितने भी लाइंस हैं थीटा 1 से थीटा 4 तक, ये जो आपको लाइंस दिख रही है थीटा 1, थीटा 2, 3, 4, ये सब एंगल्स किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में, इनफैक्ट 90 से कम है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, 4 ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स हैं, मतलब एंगल जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, विच मीन्स टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, दैट इज tan theta for all these angles will be पॉजिटिव। और अगर इन सबका tan थीटा पॉजिटिव है तो इस तरह के केसेस में सबका स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan θ1 tan θ2, इसका मतलब क्या होगा, m1 m2 3 और 4, ये चारों के चारों स्लोप को हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव स्लोप, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह की जितनी भी लाइंस होती है ये पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट करती है। हम दो तरह के स्लोप देखेंगे, एक होता है पॉजिटिव स्लोप और एक होता है नेगेटिव स्लोप। अभी हम नेगेटिव स्लोप भी बताएंगे, राइट। पर अभी आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, कैसे दिखता है। ये जितने भी चारों डायग्राम आपने बनाए हैं इन सबका स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप। अच्छा 2, 3, 4 का थीटा लेस देन 90 डिग्री कैसे, एक काम करना, ये जो आप थीटा है ना इसको मेजर करके देखना आप, लेस देन 90 ये इक्वल टू 90 कहलाता है, ये ग्रेटर देन 90 होता है। एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है ना वो आप करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा थीटा 2 लेस देन 90 डिग्री क्यों आ रहा है, ठीक है। ये थीटा 2 अब आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है क्या, क्या आपको थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है क्या। आपने कभी एंगल्स मेजर करें 7th 8th क्लास में ज्योमेट्री में, याद करो आपको स्कूल में सिखाया होगा एंगल्स मेजर करना ज्योमेट्री में। आप एक डी लेकर जाते थे, दो लाइंस के इंटरसेक्शन के बीच का आप एंगल मेजर करते थे, ज्योमेट्री की जो क्लासेस होती थी, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स होते हैं लेस देन 90 डिग्री।
चलिए, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप का केस, ठीक है। ये सभी स्लोप पॉजिटिव हैं। अभी आखिरी में आपको फिर से पूरा याद करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्लोप्स की। क्या कभी स्लोप नेगेटिव हो सकता है? देखते हैं स्लोप नेगेटिव कब हो सकता है। देखते हैं किन केसेस में स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें नेगेटिव मिलता है। एक्स, वाई। अभी सपोज यही लाइन जो हमने पहले ड्रॉ करी थी, अब वो लाइन पहले ऐसे एक्यूट एंगल बना रही थी, राइट। अब सपोज वो लाइन इस तरह का एंगल बनाने लग जाए, हमारे रूल्स चेंज नहीं होंगे, हमारा जो रूल है वो सेम रहेगा। अगर सपोज लाइन हमें इस फॉर्म में भी मिल जाती है, ठीक है, लाइन हमें इस फॉर्म में मिल गई, ये लाइन है, इस लाइन को हम बोल देते हैं लाइन ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। अब आप देख रहे हो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री चला गया है। या फिर इतना भी क्यों करना, आपको पता है मैंने मेथड बताया है क्या करते हैं हम सिंपली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम एंगल मेजर करेंगे थीटा, ठीक है। सेम केस, अगर गिवन लाइन आपको सेकंड क्वाड्रेंट, डजंट मैटर कि लाइन सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, देखो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, सब सेम टाइप का स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये पैरेलल होती सपोज आपस में, तो आप बोलते ना सबका स्लोप सेम है। अगर पैरेलल होती तो सबका स्लोप सेम है। हो सकता है थोड़ा बहुत एंगल कम ज्यादा हो, तो इसको अपन एक काम करते हैं थीटा वन लिख देते हैं। सिमिलरली फॉर दिस लाइन ऑल्सो हम क्या करेंगे, हम ये ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद थीटा कैसे मेजर करेंगे, वही स्टैंडर्ड प्रोसेस है थीटा मेजर करने का। सिमिलरली इफ अ लाइन लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्क नहीं पड़ेगा। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगेन हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स राइट। टू डायमेंशनल प्लेन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होती है। और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी एक ही होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी आपको एक ही डायरेक्शन दिखेगी। ये चार एंगल्स होंगे। अब हम क्या बोलेंगे बताओ इस केस में, हम कैसा बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, फोर, दे आर ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। और सेकंड क्वाड्रेंट है एंगल, ये 90 से 180 के बीच में एंगल आ रहा है। इफ थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180, आपको स्टोरी पता है, इफ थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, हम बोलेंगे एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लाइन की बात नहीं है, एंगल की बात चल रही है, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है नेगेटिव। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज नेगेटिव। इसका मतलब इन सबका स्लोप क्या है, m1, m2, 3, 4, they all represent negative slope, they all possess negative slope। इसे भी नोट कर लो जल्दी से, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप हमें कैसा दिखता है। इन सब का हम पता है यूज कहाँ पे करेंगे, काइनेमेटिक्स की भी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तब हम स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन आपको क्लियर होना चाहिए काइनेमेटिक्स के ग्राफ में। बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे काइनेमेटिक्स में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, किस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव स्लोप्स कहाँ मिलेंगे।
चलिए, अब टेक अवे समरी क्या है? टेक अवे समरी सिंपल सी है। मैं आपके सामने 4 लाइन्स ड्रॉ, अच्छा इससे पहले ज़ीरो स्लोप वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ज़ीरो स्लोप किसको बोलेंगे हम बताओ? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी लाइन का, किसी रोड का स्लोप 0 है, क्या आप इमेजिन कर पाते हो आप ज़ीरो स्लोप कब रिप्रेज़ेंट कब बोलोगे? ज़ीरो स्लोप कब हो सकता है? देखो, अभी हमने एक स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल देखा था, सबसे स्टार्टिंग में एक डायग्राम देखा था। ज़ीरो स्लोप का मीनिंग क्या होगा? चलो सपोज़ एक ये स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर मान लो हम क्या करते हैं, एक वुडन प्लैंक लगा देते हैं। वुडन प्लैंक क्लियर होता है? ये वुडन प्लैंक है। ये एक वुडन प्लैंक है इस रोड पर, जिसको मैंने एक पॉइंट पर पाइवोट कर दिया। पाइवोट करने का मीनिंग क्या होता है? पाइवोट करने का मीनिंग होता है कि उस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। सपोज़ जैसे एक रॉड है, नाउ दिस रॉड इज़ पाइवोटेड अबाउट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको पाइवोट कर दिया। पाइवोट करने का मतलब इट कैन रोटेट। इट कैन रोटेट ट्रांसलेट नहीं कर सकती, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, राइट? हिंज कर दिया, पाइवोट कर दिया वहाँ पर, घूम सकती है वो उस लाइन उसके अबाउट, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ इस ब्लू वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो यही है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0। तो हम क्या बोलेंगे इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ? 0। तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ स्लोप ऑफ ब्लू लाइन इज़ 0? पहली बात तो ये ज़ीरो स्लोप हो गया। अब आपको दिखना चाहिए ग्राफ में भी ज़ीरो स्लोप। कल से पता है हम ग्राफ बनाएँगे, वो ग्राफ में ज़ीरो स्लोप वाली लाइन कैसे दिखेगी बताओ? ज़ीरो स्लोप वाली लाइन आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ये लाइन जो है ना, ये लाइन है ज़ीरो स्लोप। देख रहे हो ये ज़ीरो स्लोप है। हॉरिज़ॉन्टल लाइन, हॉरिज़ॉन्टल लाइन हैज़ ज़ीरो स्लोप। बात समझ में आ रही है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन के पास होता है ज़ीरो स्लोप, अब चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो। चाहे यहाँ बना दूँ मैं, यहाँ बना दूँ, ये सब ज़ीरो स्लोप रिप्रेज़ेंट कर रहा है, राइट? चलिए हॉरिज़ॉन्टल लाइन विल हैव ज़ीरो स्लोप, पहली बात हमें ये क्लियर हुई। अब सपोज़ मैं इसका एंगल चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने बताया था ना हमारे पास यहाँ पर ये एंगल को चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। हमने इस तरह का मैकेनिज़्म रखा है कि एंगल चेंज हो सकता है। सपोज़ मैं एंगल को थोड़ा टिल्ट कर दूँगा। इस रॉड को मैंने टिल्ट कर दिया। इसका स्लोप पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? इसका स्लोप अब पॉज़िटिव है। m2 हो गया पॉज़िटिव। सपोज़ मैं इसको और टिल्ट कर दूँ, ये और टिल्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये बताओ m3 क्या है? m3 भी पॉज़िटिव है, नेगेटिव है? m3 भी पॉज़िटिव है। सपोज़ मैं इसको और टिल्ट कर दूँ, एक और कलर यूज़ कर लेते हैं, रिमेनिंग कलर लेट अस यूज़ येलो। सपोज़ मैं इसको और टिल्ट कर दूँ, अभी एंगल कितना है? एक्यूट है ना अभी भी। अभी मैं एक्यूट एंगल पॉज़िटिव स्लोप की बात कर रहा हूँ। सो वी कैन से दैट m4 इज़ ऑल्सो पॉज़िटिव। चलो ये चारों वैल्यूज़ तो पॉज़िटिव है, नो डाउट। अब इसके स्लोप में भी कंपैरिज़न होता है। इनके स्लोप में भी कंपैरिज़न होता है, मुझे बताओ कौन-सा स्लोप ज़्यादा है? कौन ज़्यादा पॉज़िटिव है? येलो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव होगा। स्लोप्स में भी कंपैरिज़न है कि अगर मैं इनको लिखता हूँ 4, 3, 2, 1 तो सबसे पहली बात चारों पॉज़िटिव स्लोप हैं। सॉरी तीनों पॉज़िटिव स्लोप है, m1 तो 0 है, m1 को छोड़ के तीनों पॉज़िटिव हैं और ऑर्डर भी क्या होगा m4 ज़्यादा पॉज़िटिव होगा, फॉलोड बाय m3, फॉलोड बाय m2 और ख़ैर m1 तो 0 है। ये ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर भी हमारे लिए यूज़फुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम काइनेमैटिक्स के, तब हमें ये ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। और ये कभी किसी को फ़ील नहीं हो रहा हो फिर भी 1 आध परसेंट की सर स्लोप कैसे कौन ज़्यादा पॉज़िटिव है, कौन कम पॉज़िटिव, आप इमेजिन करना कि आप इनके ऊपर क्लाइंब कर रहे हो। आप ऑटोमैटिकली फ़ील कर लोगे कि क्लाइंब करने में कौन-सा स्लोप आपको ज़्यादा फ़ील होता है। सब बेसिक इंट्यूशन है, राइट? सबके सब पॉज़िटिव स्लोप हैं और आपको फ़ील हो जाएगा कौन-सा स्लोप ज़्यादा पॉज़िटिव है, कौन-सा 0 है। अच्छा, अब ये जो पॉज़िटिव वैल्यू है ना, ये इंक्रीज़ करते-करते पता है कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी वाला केस क्या होता है व्हेन एंगल अप्रोचेस 90 डिग्री। आपको पता है tan 90 डिग्री के अराउंड अगर हम बात करेंगे, तो वैल्यू ऑलमोस्ट बिकम्स इनफाइनाइट। 90 डिग्री से थोड़ा-सा कम एंगल भी अगर देखेंगे 89.999 डिग्री, वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट को टच करेगा।
तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, 90 डिग्री तो नॉट डिफाइंड हो गया, 90 डिग्री से जरा सा भी कम एंगल हुआ, इट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्लोप। 90 डिग्री पर tan थीटा इज नॉट डिफाइंड। कुछ ऐसी चीजें हैं मैथ्स की जो आप मैथ्स में सीखोगे, ठीक है। 90 डिग्री पे tan थीटा कितना होता है, 90 डिग्री पे tan थीटा इज नॉट डिफाइंड। मैं tan थीटा का ग्राफ बता देता हूँ, अभी अपने यूज का नहीं है। tan थीटा का ग्राफ आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री में। मैं अभी आपको टेंटेटिवली ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको क्लियर नहीं हो तो चिंता मत करना, ये मैथ्स का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन नहीं है, राइट। तो हमें फिजिक्स का पोर्शन के लिए जो बेसिक चीजें हम बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है मैं बता देता हूँ। आगे जाकर आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा tan थीटा का ग्राफ, और tan थीटा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। tan थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, और ये ग्राफ जो होता है ना, इसके बाद ये पीरियोडिक ग्राफ होता है। इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ। पीरियोडिक ग्राफ का मतलब होता है दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स विल रिपीट देमसेल्स आफ्टर अ पर्टिकुलर रेंज। ये इस पर्टिकुलर इतने से पोजीशन के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। रिपीट करने का मतलब होगा ग्राफ आपको फिर से इसी टाइप का दिखेगा, ठीक है। कभी आप नेट पे भी जब फ्री रहते हो, वंस इन ए वाइल सर्च करना, आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जिसमें ड्रॉ हो सकता हो, ड्रॉ करके देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी इन ग्राफ से रिलेटेड, जो आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी कि ये ग्राफ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये tan थीटा का ग्राफ होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा। देखो अभी ये कहीं पे आपको दिख रहा है, ये वैल्यू ऑलमोस्ट वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। वहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी के पास जा रही है। ये इस तरह का ग्राफ आप मैथ्स में पढ़ोगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप बहुत डिटेल में इस ग्राफ की एनालिसिस करोगे, राइट। इसमें मैं एंगल्स नोट कर देता हूँ, आपने पूछा है तो 0, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये हुआ, ये 180 डिग्री है, फिर ये 270, 90 डिग्री के स्टेप्स में बना रहा हूँ, -90 डिग्री, -180 डिग्री, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे वैल्यू कोई डिफाइंड ही नहीं है, 90 डिग्री से जस्ट कम एंगल के लिए वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट है, 90 डिग्री से ज्यादा के लिए वैल्यू एकदम से माइनस इन्फाइनाइट हो गई। कैसे, क्या, क्यों, ये सब आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। तो 90 डिग्री से थोड़े से कम एंगल के वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, 90 डिग्री से थोड़े से ज्यादा वैल्यू के लिए एंगल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब स्लोप ऑल ऑफ अ सडन माइनस इन्फाइनाइट हो जाता है। और इसीलिए 90 डिग्री पर tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर एंगल 89.999 डिग्री होगा ना तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्लोप है, पर 90 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा तो हम बोलेंगे स्लोप माइनस इनफाइनाइट हो गया है, एकदम से प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट हो गया। और देखो यही रीजन होता है, आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री tan थीटा पॉजिटिव होता है, देखो ये थीटा है और ये tan थीटा है, देख रहे हो ये वाला रीजन देख रहे हो, उसमें आपको tan थीटा पॉजिटिव दिखेगा। कौन सा रीजन, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की, देखो इस रीजन में आपको tan थीटा पॉजिटिव दिखेगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसके बाद 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में देखो क्या हो गया, tan थीटा को ऑल ऑफ अ सडन tan थीटा ने अपना एकदम से नेचर चेंज कर दिया। ये देखो 90 से 180 डिग्री के बीच में tan थीटा हैज चेंज इट्स नेचर, और वो नेचर कैसा हो गया, इट हैज नाउ बिकम नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में याद है क्या है कि पढ़ने के लिए मैथ्स में बहुत कुछ है हमारे पास, पर जितना भी फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना पढ़ रहे हैं ना, बाकी तो आपको मैथ्स में पढ़ना ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट पता है 180 से 270 होता है, आपको याद है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा अगेन बिकम्स पॉजिटिव, आपने पढ़ा था tan थीटा अगेन बिकम्स पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो tan थीटा पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, tan थीटा पॉजिटिव। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज अगेन टर्न पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी ग्राफ को एक्सटेंड करना आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट आपको फिर से tan थीटा नेगेटिव मिलेगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव। ये इस तरह के ग्राफ चलते हैं मैथ्स में tan थीटा के, ठीक है।
अच्छा, ग्राफ रीड करना आता होगा आप लोगों को, तो मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूं आपको। अगर ग्राफ रीड करना आता तो मुझे बताओ, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो बताओ क्या होगा? थीटा बढ़ेगा और टेन थीटा भी बढ़ेगा। देखो, ये कम एंगल है और ये ज़्यादा एंगल है, तो बताओ थीटा वन पे टेन थीटा ज़्यादा है या थीटा टू पे टेन थीटा ज़्यादा है? ऑब्वियसली सेकंड टेन थीटा ज़्यादा है। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बढ़ाने पर टेन थीटा बढ़ता है ना? ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाता है। और वही ज़्यादा पॉजिटिव आपको दिख रहा था जब मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ करी थी। देखो 0 डिग्री पे 0, ये देखो 0 पे 0 और 90 से कम पे प्लस इनफाइनाइट। फिर 90 से थोड़ा ज़्यादा एंगल पे क्या हो गया बताओ? 90 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पे स्लोप क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट। टेन थीटा दिख रहा है? 90 डिग्री पॉइंट समथिंग पर वो माइनस इनफाइनाइट हो गया। नेगेटिव है और नेगेटिव से कम नेगेटिव होते होते वो जीरो हो जाएगा। ये ज़्यादा नेगेटिव है, कम नेगेटिव वैल्यू है और कम नेगेटिव, और ऐसे होते होते वो जीरो हो जाएगा। पर आप चिंता नहीं करोगे इसमें, इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है ग्राफ वाला, मैथ्स आप पढ़ोगे। अभी हमें अभी हमें जितना रिक्वायर्ड था स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हमने डिस्कस करा है, राइट? चलिए अब आगे मैं आप लोगों के साथ अब एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, वो होता है स्लोप ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड समझ में आता है सबको? देखो कॉर्ड कैसे बनता है। अगेन एक्स वाई प्लेन, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है जो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ग्राफ से मेरा मतलब है कि कुछ इस टाइप का ग्राफ बना देता हूँ मैं। चलो, ये इस टाइप का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हो गया। कॉर्ड कैसे बनाते हैं? सपोज मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ। ये देखो, मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट बी। अच्छा बताओ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कॉर्ड मिल जाएगी। चलो ज्वाइन करके देखें। को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट ए को। पॉइंट ए यहाँ बनाना है, ठीक है? पॉइंट ए यहाँ बनाएंगे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो मुझे क्या मिल गई? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मुझे एक कॉर्ड मिल गई। कर्व सर्कल का पार्ट नहीं है। देखो, अभी क्या है कि आपके मैथमेटिकल विजन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड होने वाले हैं थोड़े समय में, ठीक है? जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे यू विल रियलाइज, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि देर आर अदर टाइप्स ऑफ कर्व्स एज वेल, राइट? सर्कल, पैराबोला, एलिप्टिकल कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, तो बहुत सारे अलग अलग कर्व होते हैं। एवरी कर्व इज नॉट नेसेसरीली अ सर्कल, और सर्कल का पार्ट भी नहीं होता जनरली, ठीक है? कॉर्ड इन जनरल किसी भी कर्व के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर अ पैराबोला। पैराबोला भी होता है मैथ्स में। मैथ्स में क्या होता है? सर्कल होता है, पैराबोला होता है, कुछ ग्राफ्स पैराबोलिक इन नेचर होते हैं, ये पैराबोला होता है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला, राइट? अभी ये पैराबोलिक कर्व होते हैं, आप पढ़ोगे सब मैथ्स में। ये पैराबोला होता है। ये वाइड होता जाएगा, ये रुकेगा, मतलब ऐसे वापस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सर्कल की तरह वापस कोइंसाइड नहीं करेगा। इसमें भी कॉर्ड बनती है। कॉर्ड कैसे बनती है? आप इस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, है ना, और इनको ज्वाइन कर दो तो वी विल कॉल दिस अ कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स जो किसी ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है? कॉर्ड मीन्स जो किसी ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। चलो ये कॉर्ड हो गई। अब हमारा कंसर्न पता है क्या है? हम पहले तो डिफाइन करते थे, जिन जिनको नहीं पता था हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड है ये। अच्छा, अब मुझे इस कॉर्ड का स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। इसका स्लोप फाइंड करने वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ में, सपोज वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1 y1
और ग्राफ में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो जरा मुझे जल्दी से बताओ कि इसको मैं x1 लिख दूं और ये वाली जो हाइट है इसको मैं y1 लिख देता हूँ। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस आया है इसको क्या मैं x2 लिख दूं, और ये जो हाइट आई, ग्राफ ऐसे ही रीड करते हो ना, आपको 2D ग्राफ तो रीड करना आते होंगे अभी। y2 ठीक है। चलिए, अब आपको याद है कि हमने कैसे सिखाया था आपको उसका स्लोप निकालना। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है उसका टेन थीटा निकालना है। मतलब बेसिकली मुझे अगर स्लोप निकालना है तो मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट इस टेन थीटा में था, राइट। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही मुझे टेन थीटा में। टेन थीटा बहुत आराम से निकल सकता है। टेन थीटा निकल कैसे सकता है, देखो थोड़ा रियलाइज करना है इस चीज़ को। टेन थीटा निकालने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये लेंथ बताओ कितनी है, x2 माइनस x1, राइट। और ये हाइट कितनी है, y2 माइनस y1, ठीक है। चलो अब जरा जल्दी से मुझे बताओ टेन थीटा कितना आएगा। टेन थीटा मतलब स्लोप। स्लोप किसका, स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ chord AB, that is represented by MAB, it is equal to tan theta, but we can write this value of tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो मैथमेटिकली ये जो y2 minus y1 upon x2 minus x1 it represents slope of chord, ठीक है। चलो पहले हम सिर्फ इतना नोट करेंगे, इतना ग्रेस्प करेंगे। हर बार हम थोड़ी थोड़ी चीज ग्रेस्प करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसे नोट करना स्टार्ट कर दो। हेडिंग कुछ भी नहीं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, वो हमें नोट करते जाना है। जिसको स्नैपशॉट लेना था, जो लोग बोल रहे हैं मिस हो गया, उसका स्नैपशॉट ले लो आप। आप किसी भी स्टैंडर्ड मैथ्स की आपकी 11वीं की बुक में देखोगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मॉड्यूल्स अगर आपको मिल गए हों, तो आपको उसमें सभी ग्राफ मिल जाएंगे। कौन से, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वाले। हमारा कंसर्न अभी सिर्फ टेन थीटा के ग्राफ से था और ये स्लोप से था। देखो सब लोग 11वीं में हैं, प्लीज़ मुझसे सर से मत पूछा करो कि सर क्या हम वो ग्राफ, ये ग्राफ, क्या ये इक्वेशन लिखें, मतलब ये क्लास नोट्स में ऐड करें नहीं करें। देखो आपको लगता है चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप नोट कर लो, आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको स्किप कर दो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को सारे कंसेप्ट मिलें। अब ये डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी है।
रिसीविंग एंड पर डिपेंड करता है। बाकी आप मेरे से पढ़ोगे इसलिए इतना कोई मेजर चिंता वाली बात नहीं है, पर फिजिक्स में हम हो सकता है पहले यूज़ करें, और फिर जिस दिन हम यूज़ करेंगे आपको हो सकता है कि फिजिक्स में दिक्कत आने लगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए अभी से जितने कंसेप्चुअल पॉइंट्स हम बता रहे हैं सब क्लियर होने चाहिए, राइट? हर बार ऐसा होता है इन जनरल कि कोई भी न्यू स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि मैथमेटिकल पोर्शन इट इज़ नॉट रेलेवेंट, बट जब फिजिक्स स्टार्ट होता है आई हैव सीन इनफैक्ट इवन इन 12th क्लास स्टूडेंट्स की उनका अगर मैथमेटिकल पोर्शन ये जो बेसिक मैथमेटिकल पोर्शन है अगर वो वीक होता है, सो दे ऑलवेज फाइंड फिजिक्स डिफिकल्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंस कि उन्हें स्लोप का बेसिक मीनिंग नहीं पता, उन्हें बेसिकली वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स आगे हम पढ़ेंगे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता, तो दे फाइंड समहाउ दे फाइंड कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट वो नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का आइडिया है तो टूल्स के हेल्प से आपको फिजिक्स बहुत ईजी लगेगा। These are mathematical tools which are being regularly used or which will be regularly used in our physics. ऑलराइट, चलिए कॉर्ड की बात हो गई। अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ जो हमारे लिए आगे यूजफुल होगा। कॉर्ड के बाद जो नेक्स्ट यूजफुल केस होता है वो होता है केस ऑफ अ टेंजेंट। वैसे आप मुझे बता सकते हो कि कॉर्ड को टेंजेंट में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अभी हम कॉर्ड की बात कर रहे थे, राइट? और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए। आपको डिफरेंस पता है बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट? बिल्कुल। टेंजेंट में वो सिर्फ़ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, राइट? टेंजेंट और कॉर्ड में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि टेंजेंट जो होता है वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, पर ये तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कॉर्ड 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको टेंजेंट में पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप फ़ील करो, इसको ऐसे फ़ील करो, शायद आपको अभी एकदम से रियलाइज़ ना हो, तो मैं आपको थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़ा और आर्टिकुलेटली बता देता हूँ, शायद आप उस बात को एप्रिशिएट कर पाओ, मैथमेटिकली इस बात को अभी से एप्रिशिएट कर पाओ। देखो, ये सब मैथ्स-वैथ्स अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? हम एक लॉजिकल फ्रंट पे बात करते हैं। आप और हम ये मान के चलते हैं, ऑल्दो वी डू नॉट नो मच अबाउट 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो आगे आएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन इज़ लॉजिकली साउंड, सो उस लॉजिकल फ्रंट पर हम बात करते हैं, ठीक है? चलो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है देखो, एक्सपेरिमेंट ये है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन था, एक ग्राउंड था, इमेजिन करो एक ग्राउंड था, और उस ग्राउंड में मैं एक इस टाइप का एक मार्किंग बना देता हूँ, इस टाइप का एक पाथ बना देता हूँ। ग्राउंड पे मैंने कुछ इस टाइप का एक पाथ ड्रॉ कर दिया, ठीक है? इस टाइप का मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया, और एक बड़ी सी रॉड है, यहाँ पर हमने कौन सा कलर लिया था? ब्लैक लिया था शायद लास्ट टाइम, राइट? हाँ, तो हम एक काम करते हैं, एक बड़ी सी रॉड है, वो रॉड यहाँ कहीं रखी हुई है। अभी कॉर्ड टेंजेंट कुछ भी नहीं है, एक बड़ी सी रॉड है जो यहाँ पे प्लेस्ड है और ये पाथ है। अब ये दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, पर्सन ए यहाँ पर है, पर्सन ए यहाँ पर है, पर्सन बी यहाँ पर है। दोनों को हमेशा हमेशा रॉड को होल्ड करना है। तो देखो अभी फर्स्ट टाइम जब ये रॉड को होल्ड करेंगे तो रॉड कैसी दिखाई देगी आपको? रॉड को जैसी दिखाई देगी, रॉड की लेंथ तो देखो बहुत ज़्यादा है, रॉड को जैसी दिखाई देगी। अब सपोज़ ये रॉड को होल्ड करते-करते थोड़ा पास आते हैं तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद अगर ये थोड़ा-सा पास आ गए तो क्या होगा? अभी ये कॉर्ड है या टेंजेंट है? कॉर्ड ही है। ये देखो कॉर्ड ही तो है ये अभी भी, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और पास आ गए, और पास आ गए, और पास आ गए। तो देखो मुझे बताओ अगर ये दोनों पर्सन ऐसे करते-करते रॉड को होल्ड करते-करते बहुत ज़्यादा पास आ गए तो क्या होगा? कुछ रियलाइज़ कर पा रहे हो? दोनों पर्सन ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर मीट कर गए, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर मीट कर गए तो धीरे से वो कॉर्ड क्या हो जाएगी? जो अभी कॉर्ड थी वो टेंजेंट बन जाएगी, डायग्राम में दिख रहा है आपको? देखो धीरे-धीरे कॉर्ड टेंजेंट बनती जा रही है। जैसे-जैसे पर्सन पास आते आ रहे हैं वो रॉड तो उतनी लेंथ की रहेगी, रॉड की लेंथ तो कम नहीं हो सकती। बट हाँ, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्लोज़ आते-आते, आते-आते ऑलमोस्ट आपको एक पॉइंट दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक पॉइंट कब दिखेगा? जब वो दोनों पर्सन एक ही जगह पर आ जाएँगे। ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आ जाएँगे मतलब ये यहाँ पर आ जाएँगे, राइट? एक ही जगह पर आ गए वो।
बिल्कुल इतने पास पास हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा। और आप ड्रॉ करोगे तो हमारी आइस को तो वो टेंजेंट दिखाई दे रहा है, ये टेंजेंट दिख रहा है मुझे तो अब। ठीक है, चलिए। पर आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, अगर वो पॉइंट्स ए और बी क्लोज आ गए तो क्लोज कब आएंगे? मैं उनको थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। सपोज ये पॉइंट था ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। अब मुझे बताओ, उसके बहुत ही पास में दूसरा पॉइंट लूंगा, बहुत ही पास, ये तो मैंने ज़्यादा दूर बनाया डायग्राम देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक्चुअल में तो बहुत पास है, बहुत ज़्यादा पास है। तो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जरा सा इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? नया कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स प्लस डी एक्स। एक्स प्लस डी एक्स समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करा होगा, वाई की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, वाई प्लस डी वाई। तो मुझे बताओ ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस इज डी एक्स, ये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंस है डी एक्स, और ये जो हाइट में डिफरेंस है इट इज डी वाई। बात तो वही है, ये देखो बात तो वही है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट? तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ए और बी अप्रोच करते हैं, क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि इफ पॉइंट ए एंड बी अप्रोच ईच अदर, if points A and B if point B approaches point A, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, such that point B almost coincides with point A। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? देन ए बी क्या हो जाएगा? देन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इसको ऑलमोस्ट लिख देते हैं ना, इट ऑलमोस्ट देन ए बी, लाइन ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? देन लाइन ए बी बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व, बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व। कहाँ पर? एट दैट पॉइंट। और अब मुझे बताओ इस केस में क्या हो जाएगा? इन दिस केस आई कैन राइट, इन दिस केस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इज इक्विवेलेंट टू, आई मस्ट से कि इट इज इक्विवेलेंट टू डी वाई बाई डी एक्स। एंड इसका मीनिंग क्या होगा? एंड हेंस इट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड हेंस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑन द ग्राफ, ऐसा बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं पूरा, एंड हेंस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा हमें? गिव्स द स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ। ड्रॉन ऑन, ये ड्रॉन लिखा है ना मैंने, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द ग्राफ एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अभी मैं ना इसका मैथमेटिकल आपको यूज़ बताऊंगा, पहले इतना थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लो, फिर मैं इसका आपको मैथमेटिकल यूज़ भी बताऊंगा। इसे नोट करते जाओ, थोड़ा इंट्यूशन लेते जाओ, थोड़ा फील लेते जाओ, जितना क्लियर होता जा रहा है उतना मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते जाओ। उसके बाद मैं आपको इसका कोशिश करूंगा एग्जाम्पल कुछ बताने की, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो।
हाँ, ये टेंजेंट का एंगल ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ज़्यादा। इमेजिन करो ना, ये इतनी देर से हम देखो ये तो निकाल रहे हैं, टेन थीटा ही आएगा वो। बेसिकली वो यही पता आएगा आपको। देखो टेंजेंट में बना देता हूँ, पहले मैं बना देता हूँ फिर आप देखना। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो ना, आप एक काम करो, आप ये फोटो भी याद रख लो, ये ग्राफ बना लो, आप ये ग्राफ याद रख लो। मैथ्स में आप पढ़ोगे 12th क्लास में ये ग्राफ, तब आपको क्लियर होगा। तब आपको डिटेल में 2-3 दिन तक ये शायद मैथ्स में लंबा टॉपिक होता है, तब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ पाओगे, इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। अभी आप इसको ऐसे याद रखो, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ पर मुझे बताओ किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो देखो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बना, ठीक है। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का मतलब क्या होगा, देखो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा, इसको लिख देता हूँ पॉइंट पी, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर देखो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप कैसे निकालोगे आपको याद है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करते थे। एक्स्ट्रापोलेट करके, आपने पूछा है मैं और डिटेल में बता देता हूँ आपको। इसको एक्स्ट्रापोलेट करके, ये देखो एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ मैं, इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करके मैं ये एंगल फाइंड करूंगा। और ये जो आप स्लोप पढ़ रहे हो ना, इतनी जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एम ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो मैथमेटिकली निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, या फिर बेसिकली इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। थोड़ा मैं आपको एक काम करूं, थोड़ा और करता हूँ कोशिश, जरूरत नहीं है वैसे अभी इतना ज़्यादा डिटेल की, क्योंकि आपको मैथ्स में पढ़ना है, बट देखो इसको आप ऐसे समझो कि दो तरह की चीज़ें होती है, लाइंस होती है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व। सपोज करो कि आप मान लो कभी ट्रैकिंग पे गए हो कभी आप, इंजॉय करते हो ट्रैकिंग कभी आप, माउंटेन ट्रैकिंग कभी गए हो, हाइकिंग पर, ट्रैकिंग पर, हाइकिंग वगैरह पे गए हो, नहीं गए हो, चलो कोई बात नहीं है ना, जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे 12th के, उसके बाद जाना, ठीक है। तो कभी ट्राई करना, तब आपको समझ में आएगा कि एक तो होता है, कभी कुछ माउंटेन्स होते हैं जो आपको इस तरह के दिखते हैं, ये इस तरह का माउंटेन है। अब आप मुझे बताओ कि इसका जब आप क्लाइंब करोगे तो किस पॉइंट का स्लोप ज़्यादा है, ए बी और सी तीनों पॉइंट्स में से आप मुझे बस ये बताओ कि किस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है। इसको स्लोप लग रहा है M1, इसको स्लोप लग रहा है M2, इसको स्लोप लग रहा है M3, बस मुझे इतना बताओ कौन सा स्लोप ज़्यादा है। ऑल आर सेम स्लोप, इससे फर्क नहीं पड़ता हाइट कम ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन को ये तीनों स्लोप तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, M1 M2 M3, ऑल आर सिमिलर टू दिस पर्सन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री स्लोप्स, राइट। तो फिर डिफरेंस कब आता है, डिफरेंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग कहाँ आता है, डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग जब आता है जब सपोज आप गए कभी और आपको इस टाइप का एक माउंटेन मिला, चलो मुझे ये बताओ कि इस टाइप का अगर माउंटेन हमें मिलता है तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है या कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम होता जा रहा है, सेम स्लोप है, अभी भी सेम स्लोप है क्या, अच्छा। कम से ज़्यादा, देखो आप अगर मान लो यहाँ खड़े हो, सो आप कम स्लोप फील कर रहे हो, पर जैसे जैसे आप क्लाइंब करते जा रहे हो चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही है आपके लिए, राइट। इनफैक्ट आप क्लाइंब करते जा रहे हो तो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट पता है क्यों होती जा रही है, क्योंकि उस पॉइंट पर आप वही पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आपको, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा, हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पहले से ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। मैं अच्छा से ग्राफ बना और कर्व बनाता हूँ, ग्राफ को इतना कर्व बनाऊंगा कि आपको देख के अच्छा लगेगा ग्राफ। तो ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। टेंजेंट समझ में आ रहा है आपको, टेंजेंट बनाऊंगा मैं हर एक पॉइंट पर। सपोज मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूँ, ये यहाँ पे टेंजेंट कम स्टीप है, ये यहाँ पे टेंजेंट कम स्टीप होगा, ये M1 लिख देता हूँ। थोड़ा दूर जाकर अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो देख रहे हो ये टेंजेंट का पार्ट है, वो टेंजेंट पर खड़ा है एक्चुअली,
आप ऐसा मत सोचना कि वो उस लाइन उस स्लोप पे खड़ा है, आप बोलो कि वो उस पॉइंट पर टेंजेंट पे खड़ा है। ये देखो इफेक्टिवली वो यहाँ पर एक टेंजेंट पे खड़ा है, मतलब वो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल पे खड़ा होता तो भी वही बात होती। अगर वो इफेक्टिवली यहाँ पर ट्रायंगल पे खड़ा होता है, इस वाले ट्रायंगल पर, तो भी सेम बात होती। तो बेसिकली आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो फाइंड करना चाह रहे हो उस पॉइंट पर, राइट? ज्यादा स्टीप हो गया है वो। टेंजेंट से डिफाइन होगा कि कर्व कितना कम या कितना ज्यादा स्टीप होना शुरू होता है। जैसे अब अगर मान लो ये पर्सन यहाँ आ गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस ये है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस एट दिस पॉइंट, कि अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो खड़ा है वो एक ज्यादा स्टीपर ट्राइंगल का पार्ट है। अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये टेंजेंट बनेगी, और ये टेंजेंट पुरानी दो टेंजेंट से ज्यादा स्टीप हो चुकी है। इसीलिए हम पढ़ते हैं टेंजेंट, आगे जाकर ये सब चीजें हम यूज करते हैं फिजिक्स में, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? स्लोप एट थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन एट वन, तीनों टेंजेंट में ये स्लोप का ऑर्डर होगा। बात आ गई समझ में? और ऐसा भी बोल सकते हैं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ is positive and increases with increase in x. It is positive and increases with increase in value of x. x आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम x में आगे जाएंगे हमारा स्लोप बढ़ता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो आपको मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। कहाँ से नोट करना स्टार्ट करना था? ये ग्राफ के बाद यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना था। ग्राफ भी नोट करना है? अच्छा ओके, ये लो ग्राफ से नोट करना स्टार्ट करो।
फिर ये जो ग्राफ है, ग्राफ के साथ ये स्टेटमेंट आएगा ना कि एम ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी पर, ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हो इसको अलग से एक पॉइंट बनाकर ग्राफ, और उसके नीचे ये यहाँ तक एक पॉइंट सेम चलेगा, यहाँ तक एक पॉइंट चल रहा है, ठीक है। ये पूरा एक पॉइंट है जो आपको सामने दिख रहा है। चलो नोट नहीं हुआ था ऊपर का, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम सॉल्व कर देंगे, आप ये नोट कर लो, अगली बार से थोड़ा और टाइम दे देंगे, ठीक है। अगली बार से थोड़ा और टाइम दे देंगे, अभी आप ये नोट कर लो ये वाला पॉइंट, हम स्क्रॉल कर देंगे थोड़ी देर में ऊपर। ठीक है डन। ये जिसका रह गया था वो जल्दी से देख लो पॉइंट। चलिए अब इसके बाद, ये तो अपना कंसेप्चुअल पॉइंट था, ये आपको क्लियर है कंसेप्चुअल पॉइंट, राइट, ये अपने को कंसेप्चुअल पॉइंट क्लियर था। चाहो तो इसको भी ड्रॉ कर लो, तो आपको याद रहेगा आगे कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ड्रॉ कर लो जल्दी से। और इसके साथ क्या लिखोगे, M1 M2 M3 आर ऑल इक्वल। फिर इसके बाद ये तो हो गया M1 M2 M3 आर ऑल इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बनाना है जिसमें आपको इसके साथ साथ मार्किंग क्या करनी है, कौन ज़्यादा है कौन कम है उसकी मार्किंग करनी है, राइट। तो आपको याद रहेगा। इसमें मार्किंग करनी है M3 2 और फिर 1।
ठीक है, तो ये बेसिक्स कंसेप्ट, जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे आज स्लोप के, वो हमने डिस्कस करे। एक काम करूँ, इसमें मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इसका यूज़ कहाँ होता है। देखो, मीनवाइल मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज़ करूँगा, इंटरप्ट करूँगा। क्या होता है कि मुझे मेंटेन करनी है स्पीड। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हो दोनों ऑप्शंस में कि आप कम कंसेप्ट देखना चाहते हो आराम-आराम से, ज़्यादा कंसेप्ट देखना चाहते हो। आपको चूज़ करना है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जो आपको चूज़ करना है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील हो, राइट? और मुझे लगता है जिस मोड पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर सकता हूँ, राइट? मिनिमम पॉसिबल अ, द मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पीड है, मैं जिस मोड में एक्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको शायद अभी मेरा आगे का प्रोसेस पता नहीं होगा, राइट? कि आगे मैं किस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, है ना? ये जो लॉकडाउन लास्ट ईयर के लॉकडाउन से लास्ट ईयर के लॉकडाउन से 4 साल पहले से लास्ट ईयर के लॉकडाउन से भी 4 साल पहले से ये जो डिजिटल फॉर्मेट होता है, डिजिटल फॉर्मेट इन द सेंस, मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा ओवरव्यू बता देता हूँ।